सवाल ये नहीं कि क्यों कत्ल हो गया मेरा, सवाल ये है कि इल्जाम किसके सर आए। इस वक्त मैं अपने ही गृह क्षेत्र अररिया में मौजूद हूँ। बीपीएससी का एग्जाम होने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए 541 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। लेकिन उसी में गृह क्षेत्र से अहमद हसन से मैं बात करूंगी, अहमद हसन की पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करूंगी कि अहमद हसन ने अपने पढ़ाई और स्टडी लाइफ में कितना स्ट्रगल किए हैं, उनके फादर का क्या योगदान रहा है, उनके परिवार का क्या योगदान है, उन तमाम चीजों से रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगी। क्योंकि बिहार की धरती या अररिया की धरती कही जाए तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो वाकई मल्टी टैलेंटेड हैं, वो संघर्ष भी करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं। लोग कहते हैं दूसरे राज्य के कि जो बिहारी होते हैं वो बहुत तेज और तर्रार होते हैं। तो उसी में अहमद हसन को बुलाना चाहूंगी, जरा पास आइए आप। अहमद हसन जी आप आइए, आपका स्वागत है न्यूज़विन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अहमद हसन जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, पहले मुबारकबाद आपको न्यूज़विन की तरफ से कि आप बिहार की धरती और अररिया अपने गृह क्षेत्र की धरती से मुबारकबाद देना जरूरी है, क्योंकि मैं भी यहीं से अररिया से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे भी खुशी हो रही है। और आपने देश और अपने राज्य और अपने जिले का नाम रोशन किया है। अब मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने बीपीएससी कंप्लीट की, उसको लेकर सबसे पहले श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मेरा जो श्रेय होगा वो मेरी फैमिली को जाएगा, मेरी माँ को, मेरे फादर को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको ये श्रेय मैं देना चाहूंगा। मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे 3 भाई, मेरे बहन और मेरे फैमिली के अदर मेंबर, मेरी माँ, उन सबका श्रेय इसमें शामिल है। सभी को शामिल है जी, उन सबके योगदान के बगैर मैं यहाँ तक पहुंच नहीं सकता था, तो मेरी इस कामयाबी में उन सबका श्रेय सम्मिलित है। बिल्कुल, एक खुशी का पल है आपके लिए, हम सब के लिए एक गम का भी पल है कि अगर आपके फादर। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका 2021 में देहांत हो गया था। तो उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी हमेशा से कि मैं मतलब एक सर्विस में आऊं, जुडिशियल सर्विस में आऊं या कोई और अदर सर्विसेज में आऊं, और वो आज अगर होते तो शायद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जी चलिए अमर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में उतरेंगे, अपने काम को लेकर बाकायदा आप कोर्ट जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वहां पर हर तरह के लोग आएंगे, इंसाफ की बात होगी, फिर आप किस हिसाब से इंसाफ को तौलेंगे? क्योंकि आज के जमाने में इंसाफ मिलना जरा मुश्किल हो चला है। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि आज के दौर में जो इंसाफ है वो जो है वंचित वर्गों जो पीछे रह जाते हैं उन तक मतलब नहीं पहुंचता या बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो मेरी हमेशा सर्वप्रथम ये कोशिश रहेगी कि मैं उन वंचित वर्गों को, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं या जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन तक न्याय पहुंचाऊं, उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूं, कोर्ट से उनको जस्टिस मिले और वो हर तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा मैं। अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने जिले के लिए, चाहे वो बच्ची हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर वो किसी परेशानी में है और आपके पास जस्टिस की गुहार लेकर के आएगा, तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या होगा? मेरा सवाल यह होगा कि उसको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली। और अगर उसको न्याय मिलने में देरी हुई है तो मैं उससे तुरंत न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि उसको जो न्याय है वो पूरी तरीके से उसके अनुरूप मिले, जो रिलीफ चाह रही है वो उनके हक में मिले, उनको हक में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि अररिया गरीब जिला है और बिहार में सबसे गरीब जिला अररिया है, लेकिन इस गरीबी के अंदर आपने जिले का नाम रोशन किया है, अररिया जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आज क्या लग रहा है, जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को आप पढ़ाइए। एजुकेशन के बगैर किसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एजुकेशन ही एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, उच्च शिक्षा दिलवाएं, उनको हायर एजुकेशन में भेजें, कंपटीशन के फील्ड में भेजें, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें उनको आगे बढ़ने के लिए। और बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और इस फील्ड में आए, कंपटीशन की फील्ड में आए, डिफरेंट फील्ड्स में जाएं, और जो भी वो करना चाहते हैं उसको पूरी कोशिश करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, और वो कामयाब बने, ताकि सोसाइटी को आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में काफी मतलब हेल्प हो। एक सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके सारे इंडिविजुअल मिल के काम करें एक कॉमन गोल की तरफ। जी। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी ये बात जो है हर गार्जियन तक पहुंचे कि अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में वो जाना चाह रहा है उसको उसके लिए मोटिवेट करें, उसको जाने दें, किसी तरह की बंदिश या कोई भी चीज नहीं लगाएं उन पर,
और मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ कोशिश करते रहें, अपना एक गोल सेट करें और उसी के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। कहते हैं कि कभी कभी कामयाबी में गरीबी बाधा हो जाती है, आपको क्या लगता है उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल से सपना बहुत बड़ा है लेकिन पैसे आ रहा है। निश्चित तौर पे गरीबी जो है कहीं ना कहीं आपको सुविधा नहीं है जी, आपको हिंड्रेंस पैदा तो करती है गरीबी, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस चीज को कुछ हद तक काफी हद तक कम करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप जैसे डिफरेंट सोर्सेज हैं आप वहां से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपको कोई महंगे कोचिंग की जरूरत नहीं है आजकल के जमाने में, क्योंकि हम इतने आजकल यूट्यूब पे आपको फ्री में इतने अवेलेबल कोर्सेज हैं कि आप वहां से उसका फायदा या लाभ उठा सकते हैं। और जहां तक मार्गदर्शन की बात है कि जो पायनियर हो गए इस सेक्शन में, इस फील्ड में या जो भी फील्ड है, उनको आगे आना चाहिए, उनको उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनको इस मामले में मार्गदर्शन करना चाहिए उन बच्चों का, उनको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताना चाहिए, उनको कोचिंग्स के बारे में बताना चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बताना चाहिए। आपने कहा कि जब मैं ज्वाइन करूंगा उसके बाद मेरी पहले जिम्मेदारी होगी, पहले सवाल मैंने यही पूछा कि अगर इंसाफ का कोई गुहार लगाता है आपसे, आपने कहा सबसे पहला मेरे दिमाग में यही सवाल होगा कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिला, तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें आता है। तो दूसरा यही सवाल होगा कि इंसाफ की आपने बात की, आप भूमिका निभाने की पूरी तैयारी करते हैं, यहाँ के चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या आला अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, जो भी है, तो सभी को ये चाहिए कि कम से कम आप जहां पर काम कर रहे हैं बखूबी ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो भी जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में है उसको चाहिए कि वो अपने ईमानदारी से काम करे और वो अपना 100% दे उस काम में, और जितना हो सके वो जिस तबके के लिए, क्योंकि सोसाइटी हमारी एक वेलफेयर सोसाइटी है, तो वेलफेयर का मतलब ये होता है कि लोगों की भलाई, तो आप जितना हो सके वो लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो जितने भी लोग अलग अलग फील्ड में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, तो जिस भी फील्ड में है उनको अपने कर्तव्य जो है पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए और समाज के हर तबके को ध्यान में रख के उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। चलिए, आप एपीओ ऑफिसर हो गए और आने वाले वक्त में आप हो सकता है इससे पहले कहीं आईएएस वगैरह की भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, शायद आप कर रहे होंगे, तो बीपीएससी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त क्या परेशानियां आई जो आपको याद है और लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो मोटिवेट हो आपकी इन बात से? शुरुआत में जो मुझे परेशानी आई थी जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मैं बेसिकली जुडिशरी की तैयारी करता हूँ और जो लॉ से रिलेटेड अदर एग्जाम्स है उनकी तैयारी करता था। तो शुरुआत में जो सबसे बड़ी एक परेशानी, कॉमन परेशानी है सब स्टूडेंट के लिए, मेरे स्टूडेंट्स भाई इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं मार्केट में, और टेक्नोलॉजी की एक अगर कहें तो ड्रॉबैक है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और ये एक चीज भी है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टू रीड, एग्जैक्टली है ना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हाट नॉट टू रीड। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं होना है, कम सोर्सेज रखने हैं अपने पास और उन्हीं सोर्सेज के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है। एक गोल सेपरेट रखना है, गोल एक क्लियर आपको दिमाग में एक गोल सेट कर लेना है, उसी गोल की तरफ निरंतर प्रयास करते रहना। विजन क्लियर होना चाहिए, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए और उस विजन से रिलेटेड सोर्सेज आपके पास लिमिटेड होना चाहिए और उसी सोर्सेज के बदौलत आप सक्सेस हो जाइएगा, हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मल्टीपल सोर्सेज से बचें। स्टार्ट कर दिया जी, ये फर्स्ट था आपका? ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो मेरा अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। इससे पहले भी आपने एग्जाम वगैरह दिया? जी, इससे पहले मैंने जुडिशरी का एग्जाम दिया था, बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया था जी, तो उसमें मैंने पीटी क्वालिफाई किया था, मेंस में मेरा कुछ नंबर उसमें नहीं हो पाया था। नहीं जी, यानी ये जरूरी नहीं कि सडनली कोई सक्सेस होता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना? सक्सेस का बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आप तुरंत पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तो उन छोटे छोटे स्टेप्स के बदौलत ही आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते कोई शायरी आती है आपको? शायरी आती हो तो आप शेयर कीजिए। आप शायरी तो मेरे पापा का एक शायरी कहेंगे, इसको मैं कहना चाहूंगा कि सवाल ये नहीं कि क्यों कत्ल हो गया मेरा, सवाल ये नहीं कि क्यों कत्ल हो गया मेरा, सवाल ये है कि इल्जाम किसके सर आए। अरे वाह, हाँ, तो आपके फादर ने लिखे थे? ये मेरे फादर ने लिखा है जी। चलिए, मैं अब जब फादर की बात करती हूँ तो वालिद साहब को मैं हालांकि दिखा नहीं सकती, लेकिन उनके कमरा को मैं जरूर दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़िए, आप चलिए, मैं चलती हूँ आपके पास। और वालिद साहब को जरूर मिस कर रहा है
उनकी यादें बखूबी संजोए हुए हैं रूम में। आप जरा देखें, जरा कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखाएंगे। फादर इसी रूम में रहते थे। और जरा और भी जानकारी मैं अहमद से लूंगी कि जब आपके फादर यहाँ पर बैठते थे, आपसे जब बात करते होंगे, पूछते होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे फादर चाहते थे मैं सरकारी नौकरी करूं, ऑफिसर बनूं, तो वो उस लेवल पे कामयाब होकर अहमद पहुंच चुके हैं। लेकिन अब मैं इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, आपके फादर की वो कौन सी कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेती है और आप चाहते हैं कि उस कहानी को मैंने बखूबी तो निभाया और मैं कामयाब भी हो गया, लेकिन फादर मेरे देख नहीं पाए। उनके सारे अवार्ड्स भी मैं दिखाऊंगी। जरा इधर भी कैमरा पैन करके आप दिखाएंगे सारी चीजें। इधर इधर कैमरा पैन कीजिए, आप दिखाइए। उनके वालिद साहब का रूम है और कहते हैं कि फर्स्ट गाफिल अररिया के वालिद साहब ही थे उनके। और मैं आज फर्स्ट गाफिल के रूम में मौजूद हूँ। और बदनसीबी कहें या जो भी कहें, मैं मुलाकात नहीं हो पाई हमारी कभी, लेकिन पहली बार जब मैं आई हूं तो मुझे लगा कि उनके रूम को देखना चाहिए। उनकी फोटो, उनकी स्टिक है ये दिखाइए। ये सहारा आज भी है जो लाठी लेकर चलते थे। दिखाइए पूरी तरीके से, ताकि वो यादें तरोताजा होनी जरूरी है। क्योंकि एक फादर का जो सपना होता है, एक वालिद का जो सपना होता है, एक बेटा जब पूरा करता है तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसी बातें जो आपके फादर चाहते थे बनना, उन्होंने सोचा था आपके लिए और आज आपने पूरा किया है। मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि उनका एक बेटा, जो सबसे बड़ा जो मुझसे बड़े भाई हैं, उनके जब वो सर्विस में आए थे, आईआरएस बने थे, तो कहते थे कि मेरी हमेशा से दिली ख्वाहिश थी कि मेरा एक और बेटा गवर्नमेंट सर्विस में आए और क्लास 1 ऑफिसर बने। और हमेशा से उन्होंने कहा कि जुडिशरी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकते हैं। समाज के निचले वर्ग तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सही जरिया यही है। एक जुडिशरी को कहा जाता है कि लास्ट रिसोर्ट है। जब प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है या कोई सरकार आपकी बात नहीं सुनती, तो जुडिशरी आपकी बात सुनती है। या लीगल जो चीजें हैं, लीगल अवेयरनेस लोगों में पैदा करना, लीगल हेल्प पहुंचाना उनको, बहुत बड़ा एक सर्विंग है सोसाइटी को। हमेशा कहते थे कि जब इजलास पे बैठोगे या जब उससे रिलेटेड काम करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या सेवा कर रहा हूँ। और सेवा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे। यानी आपके वालिद साहब जमीन से जुड़े थे, वो गरीबी अमीरी सबके मुस्तकबिल को देखते थे, तमाम चीजों को उन्होंने देखा था। इस वजह से आप में देखना चाहते थे। बिल्कुल, वो सब चीजों को उन्होंने बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया था। और बहुत ही प्रैक्टिकल, और साथ साथ बहुत ही, क्या कहूंगा मैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, लेकिन वो ऐसे इंसान थे कि उन्होंने कभी हमें डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया। हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। और आज भी जो वो नहीं है जिंदा, लेकिन आज भी उनके एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इस तरीके की उनकी शख्सियत थी, इस तरह के उनका मखलूक थे वो। जुबैरुल हसन साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे रिलेटेड एक मैं कहानी जानने की कोशिश करूंगी कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी, बताएं। देखिए, हालांकि मैं सबसे छोटा बेटा हूँ घर का, तो उनके जो सर्विस पीरियड था उसमें तो मैं बहुत छोटा था। जब वो रिटायर किए हैं तो मेरी उम्र उस टाइम पर शायद 8 साल या 7 साल रही होगी। अच्छा। तो हालांकि लेकिन पापा अक्सर कहते थे कि कोई मतलब घर वालों से भी मैंने सुना है कि आज वो आया था कोर्ट में तो उसने ये कहा, ये वो, तो इस तरीके की चीजें वो कहते थे अक्सर। और हमेशा उनके पास जो भी आता था पापा के पास, तो चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, अगर वो मशवरे के लिए या किसी चीज के लिए आता तो पापा उसको कभी मतलब इनकार नहीं करते थे कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी बिजी हूँ, या अभी मत आओ, बाद में आना। हमेशा उसको उत्तम से उत्तम सलाह देने की कोशिश करते थे। आप ये सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिटायर हो किए हैं 2004 में, और आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों से संपर्क ज्यादा नहीं रहता, आम लोग उसके पास नहीं पड़े। लेकिन पापा शायद एक लौते ऐसे शख्सियत के मालिक थे कि 2004 में रिटायर किया है, और उसके बाद तक 18 साल 20 साल बाद तक लोग उनके पास आते थे। यहाँ पे यहीं पे बैठ के, वो इसी बिस्तर पे बैठ के यहाँ पे लोग बैठते थे, उनसे मशवरा लेने आते थे, कोई लीगल एडवाइस या और भी कोई सोशल इश्यूज पे। तो और वो पापा उस मतलब चीज को हैंडल करते थे, उसको हल करने की कोशिश करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देखते होंगे, आपको लग रहा था जी। मैं देखा करता था इसको अपनी आंखों से, और मैं काफी मोटिवेट होता था इन चीजों को देख के। मोटिवेशन तो मेरे ख्याल से बहुत इलेबोरेट टर्म है, बहुत इंस्पायर या कह सकते हैं कि
उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी जो मैं आपको कभी नहीं सीख सकता। ये बीपीएससी जब आप कर रहे थे, आपको लगता है जुडिशरी में जाना चाहिए, इंसाफ की बातें होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और भी चीज बनना चाहते हैं, लेकिन सेवा जो है, सेवा का भाव बहुत अलग है और बहुत ही अलग चीज है, आप जोड़ नहीं सकते उसे। लेकिन किसी भी हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं। तो आपके मन में कभी आया था कि नहीं, जो लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, कि उनकी मदद हम कैसे कर सके? कभी आपके दिल में यह ख्याल आया था? बिल्कुल आता था। और क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से, मैंने आपको कहा कि मैंने बचपन से देखा है अपने पापा को। फादर को देखा। और मैं एक चीज मैं बताऊं आपको जी। कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं छोटा था, और आपको पता है कि छोटे लोग प्रिविलेज होते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं छोटा था तो पापा मुझे हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कोर्ट ले जाते थे। अच्छा। और मेरी मेमोरी में, हालांकि अब धुंधली हो गई मेमोरी, तो कोर्ट में वहाँ पे जो कोर्ट के जो लोग होते थे, वकील हो गया, जो भी हो गया, वो रसगुल्ला खिला रहे हैं या खिला, और मैं वहाँ जलेबी देखता था कि रसगुल्ले। वहाँ पापा वहाँ बैठ रहे हैं इजलास पे, जो होता है उनका। जी। और उनको देखता था मैं काम करते हुए भी, या 15 अगस्त के दिन भी उनका जो सम्मान मैंने देखा कोर्ट में, और बाकी आम दिन पे मैंने जो उनको देखा, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं क्या कहूँ उसके बारे में, जितनी भी बातें की जाए कम वो है। सफर, कोर्ट का सफर पूरा हुआ 15 अगस्त 26 और जनवरी उसके के बाद। बाद मुझे ये भाव पैदा हुआ कि मुझे भी इसी फील्ड में आना है। इसीलिए मैंने शुरू से जो है मैट्रिक करने के बाद, जो मेरा बोर्ड का 10th का बोर्ड का एग्जाम हुआ, तो मैं 11th करने के लिए मैं जामिया चला गया। तो वहाँ सबने हालांकि मुझे सलाह दी कि तुम्हें साइंस करना चाहिए, लेकिन मैंने बोला मुझे आर्ट्स करना है। तो इंटरमीडिएट मैंने आर्ट्स से किया। तो आर्ट्स, जब मैंने पापा को बोला कि मुझे आर्ट्स से इंटरमीडिएट करना है, +2 करना है, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, हाँ बिल्कुल करो। अच्छा, मना नहीं किया? बिल्कुल मना नहीं किया। ज्यादातर पेरेंट्स हमारे टाइम में भी हम लोग जब करते थे, कहते नहीं साइंस पढ़ना है, आर्ट्स मैंने कौन पढ़ेगा? लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे लॉ करना है, तो उसके लिए भी पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे, और उन्होंने कहा बिल्कुल करो। और मैंने बताया कि मैं जुडिशरी की फील्ड में आना चाहता हूँ, तो हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने। कभी एक पेरेंट्स कभी कभी मना कर देते, नहीं ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ। चलिए, अहमद हसन जो है, उनके वालिद साहब की एक कहानी किस तरह से सामने आई है कि जब अहमद छोटे थे, स्कूल लाइफ में थे, उस टाइम में उनके फादर कोर्ट ले जाया करते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और बचपन से उन्होंने देखा कि मेरे फादर बहुत लॉयल हैं, बहुत ही लोगों के सपोर्ट करते हैं, लोग जब परेशान होते हैं उनको रास्ता दिखाते थे, रास्ता दिखाने का काम करते थे, यानी इंसाफ की बात करते थे। तो इनके भी दिलो दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए जो इंसाफ दे सके। तो आज अहमद उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, और बहुत खुशी की बात है कि अपने वालिद का सपना आपने पूरा कर दिया है आज। जी, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ शब्द नहीं आपके शब्द नहीं महसूस कर पा रहा हूँ मैं। जी। लेकिन आगे भी मैं निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा। जी, बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, बहुत कम समय मैंने कोशिश किया कि अहमद की निजी जिंदगी, उनके फादर, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ से हुई, और सबसे अच्छी बात मुझे पूरे इंटरव्यू के दौरान ये लगा कि इन्होंने कहा कि बखूबी ईमानदारी से हर फील्ड में काम करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ इंसाफ जरूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।